चलो कैसे हो बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने बात की थी बच्चों इंटरनल एनर्जी के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। क्लियर? ठीक है बच्चों, मैंने कहा था एनर्जी क्या होती है, कई सारी फॉर्म्स में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो जो फर्स्ट टाइप होता है एनर्जी का बेटा, वो अपन स्टार्ट किया था इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। क्लियर? और इंटरनल एनर्जी के अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब कुछ अपने डिस्कस किया था, याद है ना? क्लियर? चलो बेटा आज बात करते हैं इंटरनल एनर्जी पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा इस पर। ठीक है, तो चलो बेटा बात करते हैं, क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, during the expansion of an ideal gas, during the expansion of an ideal gas, the work done by gas is 100 joule. During the expansion of an ideal gas, the work done by gas is 100 joule, and during this process the absorbed heat by gas is 2 joule per degree Celsius. During this process the absorbed heat by gas is 2 joule per degree Celsius. During this process the absorbed heat by gas is 2 joule per degree Celsius. Then calculate the change in internal energy of gaseous system. Then calculate the change in internal energy of gaseous system. Then calculate the change in internal energy of gaseous system at 25 degree Celsius temperature. Then calculate the change in internal energy of gaseous system at 25 degree Celsius temperature. Clear? हिंदी में लिखो बेटा, लिखो। एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य 100 जूल है। एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य 100 जूल है, तथा इस प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। क्लियर? चलो बेटा देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हीट या फिर ऊष्मा या एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी, तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट, याद है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपको याद है बेटा अपने क्या कहा था, डेल यू इक्वल टू क्या कर रहा है, Q प्लस W, यस और नो? ध्यान है ना? ठीक है, वर्क की बात कर रहा है, हीट दे रखी है, पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब डेल यू। क्लियर? ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखेगा वर्क की बात ये कर रहा है, इतना वर्क दे रखा है, इतनी हीट की वैल्यू दे रखी है, बच्चा वैल्यू पुट करेगा और ऑप्शन मैच करेगा जो गलत है। ओके, सबसे पहले ये देखना बेटा कहाँ गलती करवा रहा है। Q की बात करूं, Q की बात करिए, क्या दे रखा है, 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये तो पर डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में है, लेकिन मुझे कितने पर बोला है, ये 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी पर डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन मुझे कितने टेम्परेचर पर चाहिए बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया तो Q कितना आ गया बेटा, 50 जूल। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, डेल यू, आपको याद है बेटा मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल अगर हमें करना है तो विद साइन विद यूनिट, याद है ना? तो क्या करेंगे, द एब्जॉर्ब्ड हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब्ड हीट बाय गैसेस सिस्टम, गैसीय निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, यानी ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो ये बताओ बेटा हीट की वैल्यू ये है, प्लस के साथ या माइनस के साथ है, एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा,
प्लस 50 जूल, यस और नो, क्लियर। और W वर्क डन कितना बोल रहा है, अरे 100 जूल कर दूंगा ना, नहीं बेटा, क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन, यानी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द वर्क डन बाय गैस, यानी गैस द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब निकाय क्या करेगा, खुद कार्य कर रहा है। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा तो हमें पता है बच्चों W क्या आएगा, अरे पॉजिटिव वैल्यू के साथ या माइनस के साथ, नेगेटिव वैल्यू के साथ, समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं, प्लस 50 जूल प्लस माइनस माइनस 100 जूल, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, डेल यू इक्वल टू माइनस 50 जूल, समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट, नोट करो फटाफट। कलिए कलिए बेटा नोट। चलो तो ये अपने बात की बच्चों, देखो क्या हमें पूछा है और कैसे करना है, क्लियर। चलो बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें कैसे पूछ सकता है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 40 जूल हीट, 40 जूल हीट, बोर्ड पे डाटा कंफर्म करते रहना बेटा। 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू ए गैसेस सिस्टम, 40 joule heat supplied to a gaseous system from which gas expands by, from which gas expands by, from which gas expands by 0.5 liter volume, from which gas expands by 0.5 liter volume at 1 atm external pressure, from which gas expands by 0.5 liter volume at 1 atm pressure, then calculate the change in internal energy, then calculate the change in internal energy of gaseous system, then calculate the change in internal energy of gaseous system, then calculate the change in internal energy of gases system, ओके। चलो हिंदी में लिखो बेटा, एक गैसीय निकाय को 40 जूल उष्मा सप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रदान की जाती है, प्रवाहित की जाती है, ओके। एक गैसीय निकाय को 40 जूल उष्मा प्रदान की जाती है, एक गैसीय निकाय को 40 जूल उष्मा प्रदान की जाती है, जिससे एक एटीएम बाहरी दाब पर, जिससे एक एटीएम बाहरी दाब पर, जिससे एक एटीएम बाहरी दाब पर गैस 0.5 लीटर आयतन तक प्रसारित होती है, जिससे एक एटीएम बाहरी दाब पर गैस 0.5 लीटर आयतन तक प्रसारित होती है, तो गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लिया बेटा, देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी, हीट, ये सब नाम देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्लियर। देखते हैं बेटा इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, डेल यू इक्वल टू, क्या बोल रहा है देखो, 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू ए गैसेस सिस्टम, इसका मतलब गैसीय निकाय को इतनी जूल उष्मा प्रदान की जा रही है, इसका मतलब कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, वो क्या करेगा, अगर इतनी हीट को क्या करेगा, इसे सप्लाई करेंगे, उसे प्रदान करेंगे, तो सिस्टम हीट को गेन करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम जो है, निकाय है, वो हीट का एमिशन कर रहा है या एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है बेटा, अवशोषण कर रहा है, यस और नो। क्योंकि बाहर से क्या कर रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्यू क्या आएगा, प्लस के साथ। तो क्यू की वैल्यू 40 दे रखी है, तो क्या लिखूंगा बेटा, प्लस 40 जूल, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। आगे मुझे क्या बोला है देखो बच्चों,
इसकी बात कर रहा है, वर्क की बात कर रहा है, तो हमें पता है वर्क क्या होता है बेटा, P डेल V होता है, यस और नो, अरे होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे Q प्लस W है तो इसको अपन आगे क्या कर सकते हैं, Q प्लस और W क्या होगा माइनस P डेल V, यस और नो। अरे आगे फॉर्मूले को बच्चों हमें पता है कन्वर्ट कर सकते हैं, W इक्वल टू P डेल V, तो Q प्लस और W की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस P डेल V, क्लियर। चलो बेटा यहां वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रेशर मुझे कितना दे रखा है बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या करेंगे प्लस और फिर क्या करूंगा माइनस, और माइनस हमें पता है प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, क्लियर। गैस एक्सपेंड्स बाय यानी प्रसारित होती है, और जितनी एक्सपेंड होगी वही तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, यस और नो। तो क्या लिखेंगे बेटा 0.5 लीटर, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें तो क्या करेंगे, देखो 40 जूल, ये हमें पता है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और हमें पता है बच्चों कितना हो गया 0.5 atm इंटू लीटर। लेकिन एक एक चीज मैंने आपको बताई है विद साइन विद यूनिट, ध्यान है ना। देखो यूनिट की बात करें तो ये जूल है, ये atm लीटर है, हमें पता है डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस atm लीटर को क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्लियर। तो इसे अगर जूल में कन्वर्ट करें तो वो मेथड भी हमने समझा है, क्या करेंगे 0.5 है और atm लीटर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं बेटा, ठीक है। इसे अगर सोल्व करें तो देखो 40 जूल माइनस 0.5 का मतलब कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया, अरे 1/2 हो गया ना। तो देखो 101.3 है, अगर 100 होता तो कितना 50, और 1.3 का हाफ कितना होता है 0.65, अरे होता नहीं होता, 130 का हाफ कितना 65, तो 1.3 का कितना 0.65। तो क्या करूंगा बेटा इसे 50.65, और ये किसमें, जूल में, समझ में आ गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल यूज क्या हो गया माइनस 10.65 जूल। कैसे, क्या समझ में आ गया, यस और नो। अरे यहां तक बात समझ में आई बेटा, ओके, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, 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 during the expansion of an ideal gas the volume of gas is changed from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube volume. The volume of gas is changed from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube against of 1 atm pressure. During the expansion of an ideal gas the volume of gas is changed from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube against of 1 atm pressure, against of 1 atm pressure। आगे लिखो बेटा, if 0.8 kilojoule heat, if 0.8 kilojoule heat, 0.8 kilojoule heat is absorbed by gas, if 0.8 kilojoule heat is absorbed by gas during this process, 0.8 kilojoule heat is absorbed by gas during this process, then calculate the change in internal energy, then calculate the change in internal energy of gaseous system, then calculate the change in internal energy for gaseous system। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ऑफ 1 atm प्रेशर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 0.8 किलोजूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर गैसेस सिस्टम। हिंदी में लिखो, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान एक एटीएम दाब के विरुद्ध, एक एटीएम बाहरी दाब के विरुद्ध, एक एटीएम बाहरी दाब के विरुद्ध गैस का आयतन, एक एटीएम बाहरी दाब के विरुद्ध गैस का आयतन 10 डेसीमीटर क्यूब से, गैस का आयतन 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब तक परिवर्तित हो जाता है।
लिख लिए। यदि इस प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा 0.8 किलो जूल हिंदी में लिख रहे हैं ना, गैस द्वारा 0.8 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो गैसीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, लिख लिए बच्चों। क्वेश्चन लिख लिए। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा देखते ही हमें क्या करना है, डेल यू इसको क्या करते हैं Q प्लस W। क्लियर। अब फिर से बात वही आ गई बच्चों, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हीट उष्मा की बात तो कर रहा है तो Q तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन W हमें डायरेक्टली दे रखा है क्या, नहीं, हमें किसकी टर्म में दे रखा है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता ही है कैसे करना है। तो क्या करेंगे, Q प्लस W क्या होता है, माइनस P डेल V। ये कैसे होता है ध्यान है ना, तो फाइनली क्या लिखेंगे रे, डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस P डेल V। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो देखो क्या करेंगे, डेल यू इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी यूज करूंगा, अरे 0.8 किलो जूल डायरेक्टली यूज करूंगा ना, यस और नो, बिल्कुल करेंगे बच्चों, ऐसा नहीं हमेशा साइन चेंज ही करे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 0.8 किलो जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, यानी निकाय क्या कर रहा है, 0.8 किलो जूल उष्मा अवशोषित कर रहा है, यानी गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो प्लस के साथ, तो क्या लिखूंगा बेटा, प्लस 0.8 किलो जूल विद साइन विद यूनिट, ये ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है बेटा। P की बात करें, P कितना बोला है, 1 ATM मल्टीप्लाई बाय डेल वी मैंने क्या कहा था, चेंज की बात करा है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, सर अब क्या करूं, 10 माइनस 20 या 20 माइनस 10, तो मैंने क्या कहा था, फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो बेटा, जहां डेल की बात आ जाए आपको क्या करना है, फाइनल और इनिशियल करना है। पहले वॉल्यूम 10 था, फिर कितना हो रहा है 20, तो क्या करूंगा बच्चों, 20 माइनस 10 और डेसीमीटर क्यूब को कॉमन ले लिया हमने। क्लियर, ठीक है बेटा। यहां से देखो क्या कर सकते हैं, 0.8 किलो जूल, ऐसा कैसा, माइनस है 1 ATM, ये तो है, ये कितना हो गया 20 माइनस 10 यानी कितना हो गया 10 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर, बात समझ में आई ना। तो यहां से क्या करेंगे रे, 0.8 किलो जूल और ये क्या हो जाएगा माइनस 10, ऐसा कैसा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या हो जाएगा ATM मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों, डेसीमीटर क्यूब है, तो इसको मैं लीटर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अरे कर सकते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो यूं, हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अरे याद है ना, मैंने क्या कहा था, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एक एक यूनिट मैंने लिखाई है बच्चों मॉल में। क्लियर, तो यहाँ से क्या करेंगे, ATM लीटर को क्या जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 0.8 किलो जूल माइनस 10, ये किलो जूल में है, ये ATM लीटर में, तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों 101.3 जूल, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें, देखो ये किलो जूल है, ये जूल है, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो किलो को अगर हटाऊं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो गया 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 जूल, माइनस ये कितना हो गया बच्चों, इसे करें तो 1013 जूल। बात समझ में आ रही है, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बच्चों, एक पॉइंट देखो गया एक जीरो से, तो कितना हो गया 100, यानी 800 माइनस 1013 जूल, और ये भी किस में है बच्चों, यहाँ पर जूल में है। क्लियर, तो क्या आ गया जूल और जूल, ये 800, ये माइनस 1013, तो कितना हो गया माइनस 213 जूल। समझ में आ गया कैसे किया। क्लियर, यस और नो, यही आ रहा है क्या, देखते हैं बच्चों के आंसर। आंसर किसके आए, ठीक है, आयुष वेरी गुड, रितु ठीक है बेटा, मनीषा ठीक है, अमन ठीक है, गौरव थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर गया बेटा डेसिमल की, पूजा ठीक है, निकिता ठीक है, प्रियंका ठीक है। अरे पूजा कहाँ है तू, जिंदा है क्या बेटा, आंसर कम आ रहे क्या चक्कर है, क्लास बंक कर रही है क्या,
क्लास बंक मत करो बेटा 1% भी। नोट करो फटाफट। कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिया क्या? बुझान दे। चलो तो ये अपने बात की बच्चों, देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या होती है, कैसे होती है, क्लियर? ठीक है। अब बच्चों देखो इंटरनल एनर्जी पर ये नहीं खाली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, खाली यही क्वेश्चन बनेंगे। बाकी बच्चों देखो एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी पे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या करते हैं, एंथैल्पी से कोरिलेट करके बनते हैं। किससे? एंथैल्पी, एच के रेस्पेक्ट में, क्लियर? तो बच्चों देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एंथैल्पी का आइडिया होना चाहिए, फिर इससे कोरिलेट करके इंटरनल एनर्जी पे और कैसे क्वेश्चन बना सकता है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर? तो बाकी क्वेश्चन इसके एंथैल्पी के साथ भी अपन करेंगे इंटरनल एनर्जी के, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं एंथैल्पी क्या होती है। तो अपन ने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, सभी एनर्जी की फॉर्म है। तो फर्स्ट अपने डिस्कस किया बच्चों क्या, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। सेकंड डिस्कस करते हैं नंबर 2 लिखो बेटा, एंथैल्पी। एंथैल्पी एच, हिंदी में भी इसे एंथैल्पी ही कहते हैं, एंथैल्पी एच। लिख लिया बच्चों? देखो क्या होता है, कैसे होता है, देखो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। वैसे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है बच्चों, लेकिन एक माइनर डिफरेंस ज़रूर है, ओके? ठीक है, मैं दोनों की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी के लिए तो अपने लिखी भी थी, एंथैल्पी की बोल रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी के लिए अपने क्या कहा था, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सबस्टांस प्रेजेंट इन ए सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, क्लियर? क्या कहा मैंने, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ में संचित कुल ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम कॉल्ड एज एंथैल्पी, यानी किसी निकाय में संचित कुल ऊर्जा, उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो बेटा अपने क्या कहा, यानी वो भी क्या टोटल स्टोर्ड एनर्जी, ये भी क्या टोटल स्टोर्ड एनर्जी, यानी कुल संचित ऊर्जा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो क्या होता है, किसी सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो उसके क्या होता है, जो सबस्टांस है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी एनर्जी की बात करता है, वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है, क्लियर? लेकिन ये क्या होता है, पूरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करता है बेटा, क्लियर? पूरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में। जैसे आपको ध्यान हो तो बेटा कई चैप्टर में अपन यूज करते हैं डेल एच, डेल एच, डेल एच। वो डेल एच क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए होता है क्या, नहीं, पूरी जो रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन यानी वो पूरा सिस्टम हो गया। तो पूरी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हीट की वैल्यू क्या होगी, उसे बोलते हैं उसकी एंथैल्पी। समझ में आ गया, क्लियर? तो क्या कहेंगे, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, किसी निकाय में संचित, अब सबस्टांस से मतलब नहीं है, टोटल जो प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा, उसके रेस्पेक्ट में होगा, क्लियर? बात समझ में आई क्या? एक अपन क्या कह सकते हैं, कोई भी सिस्टम होता है, क्या कहेंगे, कोई सिस्टम होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज करता है उसे क्या कहते हैं, वो उसकी चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। क्या कहा, द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, यानी नियत दाब पर किसी निकाय द्वारा आदान प्रदान की गई उष्मा क्या होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है, क्लियर? तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है आपको लिखना नहीं बच्चों, देखो सेकंड पॉइंट जो बोला था उसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, QP इक्वल टू क्या होगा, डेल H होगा बच्चों। क्या कहा, QP इक्वल टू डेल H, क्लियर?
क्यू मतलब क्या है, हीट, आगे पी लिखा है मतलब क्या, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगी, डेल एच एंथैल्पी में चेंज के इक्वल होगी। क्लियर, ठीक है बेटा, लिखो स्टेटमेंट, लिखो द टोटल स्टोर्ड एनर्जी, the total stored energy in a system और सिस्टम को अंडरलाइन कर लेना बेटा, द टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम को अंडरलाइन कर लेना, इज कॉल्ड enthalpy of system. The total stored energy in a system is called as enthalpy of a system. हिंदी में लिखो, किसी निकाय में संचित कुल ऊर्जा, किसी निकाय में संचित कुल ऊर्जा, किसी निकाय में, निकाय को अंडरलाइन कर लेना, किसी निकाय में संचित कुल ऊर्जा निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय सिस्टम, द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय सिस्टम, द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय सिस्टम at constant pressure, the exchange of heat by system at constant pressure is equal to the exchange of heat by system at constant pressure is equal to change in enthalpy of system, is equal to change in enthalpy of system. The exchange of heat by system at constant pressure, the exchange of heat by system at constant pressure is equal to change in enthalpy of system. हिंदी में लिखो, नियत दाब पर निकाय द्वारा आदान प्रदान की गई ऊष्मा, नियत दाब पर निकाय द्वारा आदान प्रदान की गई ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। नियत दाब पर निकाय द्वारा आदान प्रदान की गई ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। ये लिखो बेटा, चलिए चलो बेटा अब बात करते हैं। देखो इसका मेन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ये तो हमने बेसिक सी बात की है। एंथैल्पी का मतलब है क्या होता है, कैसे होता है। ओके चलो बेटा देखो बात करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था, यहाँ पर भी हीट का नाम आ रहा है, ये भी हीट की ही फॉर्म होती है। ओके और जहाँ मैंने क्या कहा था, हीट नाम आ जाए वहाँ पर क्या फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आना ही चाहिए। ओके आपको याद है अपने कॉन्सेप्ट लिखा था डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। यस और नो, अरे होता है बच्चों। ठीक है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू और माइनस डब्ल्यू। अरे डब्ल्यू इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। ठीक है और हमें पता है डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल वी। क्लियर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू डेल यू माइनस बच्चों ऐसा कैसा, और डब्ल्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस पी डेल वी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल यू माइनस माइनस प्लस और प्लस पी डेल वी। बात समझ में आ गई। और हमें पता है जो हीट की वैल्यू होती है बच्चों, देखो क्या कहा, एक पर्टिकुलर प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो हमें पता क्यू किसके इक्वल होता है, अरे डेल एच के इक्वल होता है, नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर मैं क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल एच
डेल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल यू प्लस पी डेल वी। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। ये एंथैल्पी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मतलब है, वैसे तो 4-5 फॉर्मूले और भी आएंगे, समझते जाना अच्छे से। वैसे तो 4-5 फॉर्मूले क्या और भी आएंगे, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान है तो जैसी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना दिमाग में, पूरे चैप्टर में एंथैल्पी नाम आ जाए तो क्या करना, सबसे पहले दिमाग में ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का मैं हिंट जरूर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। एंथैल्पी नाम आ जाए सबसे पहले ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद देखना है क्या कंडीशन हमें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को मॉडिफाइड करते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो कैसे, इफ पी इक्वल टू कांस्टेंट, अलग अलग कंडीशन क्या दे देगा, इफ p इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो समझना, p और v दोनों में से एक कांस्टेंट देगा, दूसरा वेरिएबल होगा, एक नियत होगा, दूसरा परिवर्तनशील होगा। अगर p कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर ओनली p लिखा, मतलब p कांस्टेंट है तो v में चेंज होगा, तो क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले को ऐसा कैसा यूज करेंगे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल v। क्या कह रहा हूं, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम तो यही अप्लाई होगा बेटा, क्लियर। कई जगह क्या करेगा, इसका उल्टा पूछ लेगा, क्या, इफ v इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या कहा, अगर v आयतन अगर नियत है तो बच्चों ध्यान रखना p और v के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसे अपोजिट फॉर्म में यूज करता है। मैंने कहा मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा ही देगा p डेल v वाली कंडीशन, लेकिन रेयर केस में अपन क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए, हाँ ऐसा भी हमें बताया गया था। क्या, कई बार क्या करेगा, v कांस्टेंट यानी एक ही वॉल्यूम देगा और आपको दो अलग अलग प्रेशर दे देगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके यूज करते हैं, तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी किसका क्या कर देगा, v डेल p कर देता है। मैंने क्या कहा, समझ में आया। एक्चुअल नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भले ही बच्चों देखो ये कंडीशन सही नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन बाय द वे रेयर केस में ऐसी कंडीशन दे दे तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके अप्लाई करना है और करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे देगा, इफ p एंड v बोथ आर चेंज, ठीक है, बोथ आर चेंज यानी दोनों ही क्या हो, चेंज हो। मैंने क्या कहा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही अगर चेंज हो तो हमें कैसे करना है, तो समझना बच्चों इस बात को। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, डेल एच इक्वल टू क्या है बच्चों, डेल यू प्लस पी डेल वी, यस और नो। इसको देखो डेल की टर्म में ना लिखे, मैं पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डिस्कस करूं तो क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस पी वी। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, देखो समझना, चेंज की फॉर्म में ना लिखकर मैंने क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने इनकी वैल्यू ली है, क्लियर। तो इससे अपन दो कंडीशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कैसे, हमें पता दोनों ही चेंज होगा, इसका मतलब दो प्रेशर दो वॉल्यूम, तो दो कंडीशन होगी, तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, एक तो H1 इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस P1 V1, इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि मुझे दो कंडीशन देगा, P और V दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, तो दो प्रेशर और दो वॉल्यूम, क्लियर। एक कंडीशन कौन सी देगा, H2 इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन है तो सभी सेकेंड वाली कंडीशन में अप्लाई करो, U प्लस क्या करेंगे, P2 V2। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन 2 -1, इक्वेशन 2 -1 कर दो तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 में क्या है, H2 -1 में क्या है, H1 इक्वल टू 2 में देखो बेटा राइट साइड में क्या है, U2 प्लस क्या करेंगे, P2 V2, क्लियर। और माइनस इसमें देखो बेटा क्या है, 1 में U1 माइनस क्या करें, U1 प्लस क्या करेंगे, P1 V1। अरे कैसे, क्या समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा आगे इसे सोल्व करते हैं। देखो तो क्या करेंगे, इससे अगर सोल्व करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 इक्वल टू, देखो बच्चों U2 इनके साइन अगर सोल्व करें तो क्या करेंगे, U2 प्लस P2 V2, ये तो ऐसा कैसा, और माइनस U1 तो क्या हो गया, माइनस U1, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस P1 V1। कैसे, क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, H2 माइनस H1 इक्वल टू, देखो U2 और U1 को एक साथ लिख दूँ तो क्या लिखूंगा, U2 माइनस U1, यस और नो लिखेंगे बच्चों, और प्लस ये दोनों देखो बेटा क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा,
P2 V2 और ये माइनस के साथ है तो क्या लिखूंगा P1 V1। कैसे, क्या समझ में आ गया? क्लियर। और H2 माइनस H1 को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल H। क्लियर। U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं? डेल U। और प्लस क्या लिखेंगे? P2 V2 माइनस क्या करूंगा? P1 V1। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। समझ में आया कैसे किया? क्लियर। ये कंडीशन आपको रेयर केसेस में ही यूज करनी है बेटा, ध्यान रखना। ओके, क्या कहा? जब आपको दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम देगा उस कंडीशन में ही अप्लाई करना है। बाकी नॉर्मल अपने मेडिकल लेवल पे बात करें तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बाय द थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दे तो हमें कैसे करना समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो। सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा? ये वाला। सेकंड पॉइंट कौन सा बोल रहे हो? ये वाला क्या? बच्चों देखो क्या करेगा, जैसे मान लो, अरे बताना सेकंड पॉइंट कौन सा, थोड़ा हिंट दो। एक तो जैसे अमन का मैसेज क्या आया है, समझना इस बात को, अगर v कांस्टेंट है तो डेल v जीरो होना चाहिए ना। बिल्कुल बेटा, v कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा, नॉर्मल यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम में से दोनों में से एक कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल देगा। बात समझ में आई क्या? अरे डेल v तो जीरो होना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में क्या, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो नो डाउट डेल v जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट जरूर है लेकिन प्रेशर वेरिएबल देगा, दो अलग अलग प्रेशर हमें देगा। मैंने क्या कहा, तो क्या करेंगे, P डेल V की जगह क्या करते हैं, V डेल P अप्लाई करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में अगर बात करें तो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में ये कंडीशन क्या इससे डिफरेंट है, लेकिन बाय द रेयर केस में ऐसा दे दे तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके वर्क कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम कंडीशन में तो वर्क कैसे करते हैं, P डेल V ही करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, वर्क कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बाय द वे रेयर केसेस में अगर क्या प्रेशर अगर वेरिएबल दे रखा है तो उसको दो अलग अलग कंडीशन में P2 माइनस P1 करके अप्लाई करते V डेल P से। बेटा समझ में आ गया? क्लियर। नॉर्मली डायरेक्टली वर्क में भले ही इसके क्वेश्चन ना मिले, लेकिन ध्यान रखना एंथैल्पी में आपको जरूर क्वेश्चन मिल सकता है। बच्चा इस बात को रट के रखता है कि P डेल V, एक ही V मुझे दे रखा तो मैं कैसे करूं, तो दो अलग अलग टाइप के प्रेशर से करना है। समझ में आ गया? क्लियर। ठीक है। और कोई डाउट है?
एक मैसेज शायद और आया बच्चे का, सर अगर वी कौन, ठीक है ये तो हो गया, तो फिर डेल एच इक्वल टू डेल यू आना चाहिए। मैंने क्या कहा, डेल एच इक्वल टू डेल यू कब आएगा बेटा, जब दोनों ही क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मैंने क्या कहा, जैसे मान लो पी डेल वी या वी डेल पी, लेकिन दोनों में एक कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल देगा, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, डेल एच इक्वल टू डेल यू कब आ सकता है, जब फाइनली अपन बात करें क्या, अपन चल के तुम्हें बोला जाए कि वर्क डन जीरो है, काम खत्म। मैंने क्या कहा, वर्क डन है जीरो है, चल के ही तुम्हें बोला जाए कि वर्क डन जीरो है, चल के उसने बोल दिया, इसका मतलब चाहे प्रेशर एंड वॉल्यूम चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, चल के उसने बोल दिया वर्क डन जीरो, काम खत्म। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मे बी इक्वल। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब बात करें बच्चों, देखो कैसे करना, क्या करना, यहां तक तो नोट कर लिया ना, ठीक है। चलो ये अपने बात की बच्चों, देखो एंथैल्पी की, अभी तो अपने 2-3 कंडीशन ही की है बेटा, इसमें और भी कई सारी कंडीशन हमें पूछेगा, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक तो नोट कर लिया ना। चलो देखो बेटा, ये अपने एंथैल्पी की बात की, तो मैंने क्या कहा था, मेन कॉन्सेप्ट तो आपको वही दिमाग में रखना है, लेकिन थोड़ी सी अगर कंडीशन आपको क्या चेंज करके दे दे तो कैसे हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, क्लियर। अब बात करें बच्चों, क्या हमें क्या अलग टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दे, तो क्या लिखेंगे, इफ टेम्परेचर इक्वल टू चेंज, यानी क्या अगर टेम्परेचर में चेंज हो तो हमें क्या करना है, समझना बच्चों इस बात को। नॉर्मली अपन क्या कहते हैं बच्चों, अपना मेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यस और नो, इसी को मॉडिफाइड करके बार बार हमें यूज करना है। ओके चलो बेटा देखो, नॉर्मली आपको ध्यान है हम गैसेस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यस और नो, क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पी डेल वी को लिखा जाता है बेटा एनआर डेल टी, क्योंकि हमें पता है गैस के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहते हैं, प्रेशर को अगर कांस्टेंट मान के अप्लाई करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ही नहीं होते, वॉल्यूम में चेंज तो टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज तो वॉल्यूम में चेंज, यस और नो। तो पी डेल वी होता है, इसको क्या लिखते हैं, एन आर डेल टी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल यू प्लस पी डेल वी की जगह क्या लिखेगा, एन आर डेल टी। ये कंडीशन कब काम में लेनी है, जब टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो। समझ में आ गया, क्लियर। और भी मजेदार बात बच्चों देखो, अब समझना इस बात को, एक कंडीशन क्या दे दे, इफ टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बेटा तो ये देखो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो डेल टी क्या हो गया, जीरो, यस और नो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या, डेल टी इक्वल टू क्या, जीरो। और हमें पता है जिस पॉइंट पर हमें पता है बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, नहीं बच्चों। अरे कंप्रेशन एक्सपेंशन वाला केस याद है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, क्लियर। और मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई, डेल टी अगर जीरो है तो हमें पता है डेल यू जीरो है, तो कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल यू क्या आ गया, जीरो। दोनों ही जीरो जीरो आ गए, तो फाइनली जो डेल एच होगा, डेल एच होगा तो बेटा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। डेल एच क्या, जीरो। और डेल एच अगर जीरो है तो बच्चों क्या होगा, इसका मतलब जो एंथैल्पी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई बच्चों। एंथैल्पी क्या, कांस्टेंट। और अगर एंथैल्पी अगर कांस्टेंट है इस पॉइंट पर, इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक, क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, सम एंथैल्पिक प्रक्रम। लेकिन किस कंडीशन को बोलते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो बेटा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आ गया समझ में। अरे आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमें पता है बच्चों डेल टी क्या होगा, जीरो। और टेम्परेचर ही अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा अफेक्ट किससे होती है, टेम्परेचर से होती है बच्चों, क्लियर। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल में कभी कोई मूवमेंट होती है क्या, नो बेटा। मैक्सिमम डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो फाइनली ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो,
तो डेल एच भी क्या होगा 0, और डेल एच 0 है मतलब इसका मतलब इसमें चेंज 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। एच क्या है कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट तो बेटा क्या होगा एच का कांस्टेंट होना, एंथैल्पी का नियत होना, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस सम एंथैल्पी के परक्रम। और ये कंडीशन कौन सी है बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन। क्या कहा समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा नोट करो फटाफट और स्टामा कर लेना जो टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन मैंने लिखी है। ये बेटा एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूं एक दूसरे से कोरिलेट करके अपने आप में क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये लिंक आता कहां से है, ऐसे, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, तो फाइनली ये रिजल्ट आता है। ओके चलो नोट करो। और जो मैंने ब्लॉक किया हो तो खासकर ब्लॉक कर लेना, ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जिसको स्टार मार्क भी कर दिया उसको तो क्या कहने हर हाल में बनेगा, ध्यान रखना। और यहाँ ये लिख सकते हो बेटा ये अपने इसके अकॉर्डिंग क्यों किया इसमें कन्वर्ट, तो क्या लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहेंगे V प्रोपोर्शनल टू T। हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू T, तो V में चेंज तो टेम्परेचर में भी चेंज। कर ली नोट, अरे कर लिए क्या। चलो विकास का मिशन लास्ट पॉइंट बेटा थोड़ा सा फोकस अच्छा रखो क्योंकि एक ही पॉइंट को 10 बार डिस्कस करते रहे तो चैप्टर 2 में लंबा चला जाएगा। ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा फोकस अच्छा रखो, एक एक चीज़ को अच्छे समझो कि क्या बोला जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। बच्चों देखो लास्ट पॉइंट में अपन ने क्या कहा समझना इस बात को, अपन ने क्या बोला कि ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिखा। अब क्या बाय द वे टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट हो तो आपसे क्या बोला जाए, इस पॉइंट पर आकर अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए, टेम्परेचर में अगर चेंज हो तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, और बाय द वे टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल टी क्या हो जाएगा 0। क्लियर। और हमें पता है जब डेल टी ही 0 होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होता है। क्लियर। अरे इंटरनल एनर्जी मैंने कहा भी था टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल यू हमेशा 0, काम खत्म। क्लियर। इसका मतलब ये 0 हो गया, डेल टी अगर 0 है तो ये 0 हो गया, और हमें पता है डेल टी अगर 0 है तो यू भी 0 हो गया, डेल यू 0 हो गया, ये 0 तो डेल एच भी क्या 0। डेल एच अगर 0 है इसका मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। एंथैल्पी में चेंज नहीं है मतलब एंथैल्पी क्या है कांस्टेंट है, और एंथैल्पी अगर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, सम एंथैल्पिक प्रक्रम। और ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस वाली कंडीशन कब आई है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ताप नियत हो, तो ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, समतापी प्रक्रम होगा, उसे आइसो एंथैल्पिक भी बोल देते हैं।
हैं। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, ये तो मैंने 3 कंडीशन बताई है, क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब केमिकल रिएक्शंस में हमें कैसे अप्लाई करना है, ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं बेटा, अभी नेक्स्ट वाली कंडीशन जो बता रहा हूं अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या न्यूमेरिकल तो कम पूछता है, लेकिन आपको सीधा ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछता है। क्या? कौन सा पॉसिबल है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, समझना बच्चों अच्छे से। फॉर केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, फॉर केमिकल रिएक्शंस, अगर रासायनिक अभिक्रिया कोई केमिकल रिएक्शन लिख के दे रखी है, पहले पॉइंट लिखने का मेरा पर्पज क्या है, पता चले किस कंडीशन में मुझे अप्लाई करना है। आ गया समझ में? अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिख के दे रखी है तो ही ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ठीक है बेटा, देखते हैं बच्चों कैसे करना है। केमिकल रिएक्शन की बात करें, अपना मेन कॉन्सेप्ट वही है, इसको मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि पता चले अपने इसे मॉडिफाइड कैसे किया है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा, अब हमें पता केमिकल रिएक्शन में स्टडी भी करवाएगा, तो हमें पता गैसेस स्टडी करते हैं अपन, तो हमें पता पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। यस और नो? अरे बात समझ में आई? पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। अब हमें पता है नॉर्मली किसी बात करें और किसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, हम किसी रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पर करते नहीं करते, अरे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर करते नहीं करते, करते हैं बेटा। इसका मतलब T एंड P तो क्या हो गया, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो वॉल्यूम में अगर चेंज हो तो V प्रोपोर्शनल टू N होता है या नहीं होता? यस और नो? अरे बात समझ में आई? क्या मैंने क्या कहा, नॉर्मल किसी रिएक्शन की हम स्टडी करें तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर करेंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर PV इक्वल टू NRT होता है तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, P डेल V है बेटा। क्या कहा, P डेल V। P डेल V को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल NGRT। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो समझना बेटा इस बात को, हमें पता PV इक्वल टू NRT होता है, तो P डेल V को मैंने क्या लिखा है, डेल NGRT। डेल NG, पहली बात तो डेल NG का मतलब क्या है, N यहाँ पर मोल था और हमें पता वॉल्यूम में चेंज होगा तो मोल में चेंज होगा नहीं होगा। अरे सीधी सी बात, अपन क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N। काम खत्म। तो वॉल्यूम में चेंज होगा तो मोल में चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या करेंगे, रिएक्शंस की जो स्टडी हम करते हैं वो क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर करते हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि हमारे पास डेल V वाली कंडीशन है, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? बात समझ में आई क्या? डेल NG, N मतलब मोल, डेल मतलब चेंज, G फॉर गैसेस। बात समझ में आई क्या? यानी रिएक्शन में जो गैसेस स्पीसीज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, उनके मोल के चेंजेस के इक्वल। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है अपना जो कॉन्सेप्ट था डेल H इक्वल टू क्या करेंगे, डेल U ऐसा कैसा, और क्या करेंगे P डेल V की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल NGRT। समझ में आ गया? ये केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बेटा इसे मॉडिफाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या करना है, समझ में आ गया? क्लियर? डेल एच का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान है आपको, डेल यू का मतलब ध्यान है, आर ओ टी का मतलब पता ही है, और जो डेल एन जी होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है रे, डेल एन जी इक्वल टू क्या, एन पी माइनस एन आर। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत जगह किया है बेटा, याद है ना। डेल एन जी क्या होता है, एन पी माइनस एन आर। इनका मीनिंग भी लिखा दूंगा, एन पी एंड एन आर। ये तो क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। क्या कहा, गैसीय उत्पाद और क्रियाकारकों के मोल। आ गया समझ में? ठीक है। और डेल एन जी क्या होगा, इसका मतलब भी लिखा दूंगा। ये क्या होगा, गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है गैसीय उत्पाद क्रियाकारक के मोलों का अंतर, डिफरेंस, डेल फॉर डिफरेंस। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, अब क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि सीधा यह फॉर्मूला बन गया। यहां तक तो बेटा न्यूमेरिकल पूछेगा, कोई रिएक्शन लिख के दे दी, उसके अकॉर्डिंग ये इतना, ये क्या होगा, ये इतना, ये क्या होगा। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधा टिक लगाने वाला हो, आपको कोई रिएक्शन लिख के दे दे, डाटा कुछ भी नहीं दे रखा, इस रिएक्शन के लिए क्या डेल एच ज्यादा होगा, डेल यू ज्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर? तो हमें डेल एन जी के अकॉर्डिंग कैसे करना है बच्चों, कैसे, डेल एन जी क्या है, एन पी माइनस एन आर, गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनके मोलों का डिफरेंस, गैसीय उत्पाद और क्रियाकारक के मोलों का अंतर। क्लियर? ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इसका मतलब ये बताओ, कोई भी हमें रिएक्शन दे रखी हो, उसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है, उत्पाद क्रियाकारक, उनके मोल हमेशा बराबर है, जरूरी है क्या, नहीं। अगर एन पी
Np ज़्यादा है तो डेल Ng की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अरे 0 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी? होगी। Nr अगर ज़्यादा है यानी रिएक्टेंट के मोल तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा, डेल Ng माइनस में आएगा, मतलब 0 से कम। बात समझ में आई क्या? दोनों अगर बराबर है बच्चों तो क्या आएगा? 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है उसके मोल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? डेल Ng पॉजिटिव भी आ सकता है, डेल Ng नेगेटिव भी आ सकता है, डेल Ng 0 भी आ सकता है। और कई जगह डाटा देता है ना 0 से ज़्यादा 0 से कम, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान है ना, 0 तो एक बीच की वैल्यू है, ना पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू सारी, क्लियर। 0 से कम नेगेटिव वाली वैल्यूज। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? क्लियर। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, रिएक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग Np ज़्यादा हो सकता है या Nr भी ज़्यादा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग डेल Ng पॉजिटिव नेगेटिव या 0 आ सकता है, क्लियर। तो देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ डेल Ng क्या होगा? 0 से ज़्यादा, डेल Ng 0 से ज्यादा मतलब क्या? पॉजिटिव, क्लियर। डेल Ng अगर 0 से ज्यादा है तो बच्चों क्या होगा? डेल H क्या होगा? ऐसी कंडीशन क्या आएगी? डेल H ग्रेटर देन डेल U। मैंने क्या कहा? अगर डेल Ng 0 से ज्यादा है तो डेल H क्या होगा? डेल U से ज्यादा होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों? तो समझना बच्चों, अगर डेल Ng 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू है बेटा, यस और नो, इसका मतलब डेल Ng पॉजिटिव के साथ होगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? अरे पॉजिटिव ही होगा बच्चों। तो डेल U में कुछ ऐड करने के बाद डेल H के बराबर आएगा, मतलब पहले डेल U क्या था? कम था। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अगर डेल Ng पॉजिटिव है 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब डेल U में पॉजिटिव मतलब कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, डेल U में कुछ जोड़ने के बाद डेल H के बराबर आएगा, मतलब पहले डेल U क्या था? कम था, यानी डेल H ज्यादा था तो डेल H ग्रेटर देन डेल U, क्लियर। ठीक है, एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा? इफ डेल Ng लेस देन 0। क्या कहा? डेल Ng क्या है? 0 से कम है। 0 से कम होना मतलब क्या? मैंने क्या कहा? 0 से कम वाली वैल्यू सभी क्या? नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। डेल Ng 0 से कम है, इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। इसका मतलब डेल U में कुछ माइनस होगा, अरे माइनस होगा, नेगेटिव है ना, डेल U में कुछ माइनस होगा, उसके बाद डेल H के बराबर आएगा, मतलब डेल U में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब डेल H के बराबर आ रहा है, मतलब पहले डेल U ज्यादा था, यस और नो, और डेल H क्या था? कम था बच्चों। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या कहेंगे? डेल H लेस देन डेल U। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर। अरे बात ठीक है बच्चों। चलो एक कंडीशन अपन क्या कह सकते हैं? इफ डेल Ng इक्वल टू 0। अरे हमें पता है दोनों के मोल Np और Nr बराबर भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बराबर भी आ सकते हैं बेटा। तो अगर दोनों बराबर आ जाए तो डेल Ng 0 आएगा नहीं आएगा? डेल Ng 0 आएगा, न पॉजिटिव न नेगेटिव, तो डेल U में कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या? नो। और हमें पता है 0 ऐड करने के बाद ये इसके बराबर आ रहा है, 0 से कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका मतलब पहले भी ये क्या था? डेल H के बराबर ही था, क्लियर। इस कंडीशन में क्या कहेंगे बच्चों? डेल H इक्वल टू क्या होगा? डेल U। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर। ये तो खाली समझने वाली बात थी, लेकिन एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता है क्या? आधे घंटे तो अपन लगे रहे, ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, वहां तो क्या ट्रिक्स दिमाग में आती है बेटा, क्या नैनो सेकंडों में हमें कैसे आंसर देना समझना। डेल Ng का आइडिया तो लगा ही लोगे बेटा। क्या डेल Ng 0 से ज्यादा तो पहले वाला ज्यादा, काम खत्म। इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, क्लियर। फिर इसको मॉडिफाइड करके क्या किया? डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल Ng RT, क्लियर। हमें पता है दोनों पूरी इक्वेशन में बात करें, डेल H और डेल U में पहले कौन आता है? डेल H या डेल U? डेल H पहले आता है। अगर डेल Ng 0 से ज्यादा पहले वाला ज्यादा, डेल H ग्रेटर देन डेल U, क्लियर। डेल Ng 0 से कम पहले वाला कम, डेल H लेस देन डेल U। डेल Ng 0 के बराबर, दोनों बराबर, काम खत्म। डेल H इक्वल टू डेल U। क्या कहा? डेल Ng 0 से ज्यादा पहले वाला ज्यादा, डेल H ज्यादा, क्लियर। डेल Ng 0 से कम पहले वाला कम, डेल H कम, क्लियर। डेल Ng 0 के बराबर, दोनों बराबर, डेल H बराबर डेल U। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर। यहां तक कोई डाउट? यस और नो? फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लो, एक पॉइंट लिखाता हूं बेटा इसके बारे में। अच्छा 10-15 हो गए क्या? चलो बेटा 10-15 हो गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस देखो यहाँ पर ये जरूर ऐड कर लेना। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे, 1-2 पॉइंट लिखा के फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे बेटा। देखो बेटा इसका जरूर लिख लेना, Np और Nr क्या है बेटा? Np और Nr क्या? मोल्स ऑफ, ये क्या है यहाँ पर? मोल्स ऑफ गैसेज
रिएक्टेंट, पहले एनपी लिखा है क्या, गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। डेल एन जी क्या है बेटा, डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये जरूर कर लेना। बात समझ में आई क्या, गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल, और डेल एन जी क्या, डिफरेंस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, ठीक है बच्चों। और यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस पर 1-2 पॉइंट्स लिखा के इस पर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना बेटा, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद। आ गया समझ में, क्लियर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय।